नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स बूस्टर की हमारी सीरीज सीजन 2 सेशन नंबर 54 में। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और अब आप तैयार हैं हमारे सेशन नंबर 54 के लिए। बाबा जी इज बैक। बाबा जी कहते हैं नथिंग बीट्स पॉजिटिविटी बट पॉजिटिविटी लेस्ड विथ रियलिज्म इज द रियल थिंग। अर्थात सकारात्मकता से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी सकारात्मकता जिसमें थोड़ा यथार्थवाद भी मिला हुआ हो, वो रियल थिंग होती है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव होने के नाम पर पॉजिटिव हैं और आप किसी व्यवस्था की कमियों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी तो बड़ी टॉक्सिक हो जाएगी। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक भी रहते हैं और साथ ही साथ पॉजिटिव रहते हैं, तो उससे आप उस सिस्टम को ठीक करने की दिशा में भी आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, पॉजिटिविटी लेस्ड विद रियलिज्म इज द रियल थिंग हर एक प्रैक्टिसिंग मैनेजर प्रोफेशनल के लिए और एक फ्यूचर के मैनेजर लीडर सिविल सर्वेंट के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनपुट है। तो इस स्टेटमेंट को एक बार कमेंट थ्रेड में रिपीट कीजिए, आपका एनालिसिस इस पर दीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का काम शुरू करते हैं, बहुत कुछ डिस्कस करना है। दोस्तों, बहुत बढ़िया जा रही है हमारी प्रीमियम मेंबरशिप। सीए बूस्टर प्रीमियम के वहां हफ्ते में 5 सेशन रिलीज होते हैं, बिल्कुल मिस मत कीजिए। जो आपको ज्वाइन का बटन वीडियो के नीचे दिख रहा है, तुरंत ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और अगर दिक्कत है तो ये प्रोसेस हमने दे दी है जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब सब्सक्रिप्शन के लिए। दिस इज द प्रोसेस टू बी फॉलोड और आप आसानी से उसको क्रैक कर लेंगे। फिर भी प्रॉब्लम है, अपना मोबाइल नंबर हमें pthq@pteducation पे ईमेल कर दो, वो मेल आईडी नीचे राइट साइड में दिया हुआ है। आई होप टू हैव यू विथ मी ऑन द प्रीमियम मेंबरशिप ऑन यूट्यूब। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लिटरली छत तोड़ के ऊपर निकल रहे हैं। ये जो ग्राफ है ये ऐसा जा रहा है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार 500 अरब डॉलर को टच करने जा रहा है। बहुत बहुत बधाइयों भारतवासियों, हम बहुत बड़ी महाशक्ति फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तो बनी गए हैं। तो आइए, इसका एनालिसिस तो बनता ही बनता है। तो वाई आर इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व राइजिंग, और इस क्राइसिस में इससे हमें फायदा क्या होगा? ये बहुत प्यारा टॉपिक है और एग्जाम में 100% आएगा, वाइवा में, इंटरव्यूज में 100% आना, क्योंकि अर्थव्यवस्था का ये एक बहुत ही उजला पक्ष है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत जल्दी $500 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। $500 बिलियन, ये पहली बार होगा इतिहास में। अब क्योंकि हमने 30 सालों से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पूरी साइकिल जो नरसिम्हा राव जी शुरू किए थे 91 में, वहां से अभी तक के पूरे 3 दशक, मतलब मैं पर्सनली खुद की बात कर रहा हूं, उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, तो चेहरे पर हंसी एक आ जाती है, मुस्कान आ जाती है जब याद आता है 91 में भारत के पास गिनती के 1 2 3 अरब डॉलर बचे थे। और वो एक बहुत बड़ा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था फॉर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव एंड द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड द कॉमर्स मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, द ट्रायो ऑफ दीज थ्री, टू एक्चुअली ब्रिंग अ रेवोल्यूशनरी एलपीजी पैकेज। तो वो लोग जो एलपीजी उस वक्त लाए थे, उसके पीछे एक कारण था कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं बचा था। तो आप खरीदते कैसे, इंपोर्ट कैसे करते? आज आपके पास 500 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार होता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है सोना। तो आज की तारीख में हमारे पास 653 टन का सोना पड़ा हुआ है। एसडीआर है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जो आईएमएफ से आप लोन ले सकते हैं। फॉरेन करेंसी के एसेट्स होते हैं, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आ गई। ये सब मिलकर भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनता है। इसका जो कस्टोडियन है, इसका जो मैनेजर है, वो है आरबीआई। समझ में आया आपको? पूरा कंट्रोल सीधे सीधे आरबीआई के हाथ में रहता है। अब फायदा ये होता है इसका, अब आप बोलेंगे कि सर फिर इसका फायदा क्या? अगर इकोनॉमी में आप बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, करोड़ों नौकरियां तबाह हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इस फॉरेन एक्सचेंज का हमें करना क्या है? आप इसको इस ढंग से समझिए कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता है ना, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जब हाई रहता है फॉरेन एक्सचेंज, तो ये हमारे पूरे भारत के जो मौद्रिक प्रबंधन है, मॉनेटरी मैनेजमेंट है, उसको लेके बाजार के मन में, इंडियन मार्केट, फॉरेन मार्केट के मन में जो एक परसेप्शन क्रिएट करता है ना, वो परसेप्शन ये क्रिएट करता है कि इंडिया विल बी एबल टू प्रोटेक्ट इट्स रुपी, यानी रुपया कैटेस्ट्रॉफिकली कोलैप्स नहीं होगा। और इसीलिए रुपया कैटेस्ट्रॉफिकली कोलैप्स नहीं हुआ है। रुपये ने 80 का लेवल टच नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इतना बढ़िया तरीके से फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस हो रहा है, अदरवाइज अभी तो वो चला जाता। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, रुपया अगर गिर के 80 85 90 होता है तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्टर्स की मदद ही होगी। क्योंकि एक कच्चा रुपया जो है, टूटता हुआ रुपया एक्सपोर्टर्स की बहुत मदद करता है, और एक बहुत बढ़ता हुआ रुपया
इंपोर्टर्स की बहुत मदद करता है। हालांकि रुपया एक नेशनलिस्ट बैटल का हिस्सा है कि भाई रुपया मजबूत हो जाएगा, ये हो जाए, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों ने कर दी थी किसी जमाने में। हालांकि उसका रियल इकोनॉमी से केवल एक पार्शियल कनेक्शन ही होता है। एनीवे, वापस इस पर आते हैं। एफपीआई और एफडीआई के इन्फ्लोज कुछ समय में, अभी पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि आप जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारियां बेची हैं, तो डॉलर भारत में आए हैं। साथ में कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं। कच्चा तेल जो है वो इतना सस्ता हो गया, इतना सस्ता हो गया कि हमारे पैसे खर्च होने से बच गए, डॉलर, तो वो इसमें जुड़ गए। ओवरसीज ट्रैवल पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, ओवरसीज रेमिटेंसेस कम हो गए, वो पैसे जाना बंद हो गए। और आज की तारीख में हमारा फॉरेन एक्सचेंज टू जीडीपी रेशियो 15% तक आ चुका है, जिससे भारत सरकार को ये अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 2020-21 में इकोनॉमी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कितनी होगी, 5, 10, 15, 20% आज कोई कह नहीं सकता, अच्छी खासी होगी, लेकिन कम से कम हम रुपए को मैनेज कर लेंगे। 64% ये जो है $500 के आसपास का फिगर, अभी उससे थोड़ा कम है आज की तारीख में, ये दरअसल ट्रेजरी बिल्स के रूप में आरबीआई मैनेज करता है फॉरेन कंट्रीज के। और खास तौर पर आरबीआई ने अमेरिका की बहुत सारी ट्रेजरी बिल खरीद रखी, जैसे जापान नंबर 1 है अमेरिका में ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टर, चाइना नंबर 2 है, उसी तरह आरबीआई भी उस सीरीज में कहीं ना कहीं आता होगा। और आरबीआई ये सब कुछ मैनेज करता है। तो ये है कहानी भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। तो हमारा पहला सवाल, प्रेजेंट एन एनालिसिस ऑफ द यूटिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि एक और हमारी इकोनॉमी में इतनी भयंकर समस्या, दूसरी ओर ही इतना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसको सीधे सीधे हम इकोनॉमी में नहीं लगा सकते, ये भी एक समस्या है। तो आपके पास इसके बारे में और कोई इनपुट हो जो मैंने कवर नहीं किया, बिल्कुल बताइए। दोस्तों, आप लोग बोर हो चुके हैं, ये 10 पॉइंट मैं रोज बताता हूं, रोज बताता हूं, रोज बताता हूं, लेकिन आप भी दिल ही दिल मानते तो होंगे कि हाँ यार, ये बात संदीप सर ने सही कही थी कि ये कोविड ट्रुथ है। ये 10 ट्रुथ तो आपको अब याद हो चुके हैं, लेकिन मैं आज आपके लिए इसमें कुछ एडिशन करके लाया हूं, और वो है ये। दोस्तों, आज की तारीख में 10-11 जून 2020 की तारीख में कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैकर लाया हूं मैं आपके लिए। ये क्या है वैक्सीन ट्रैकर? दुनिया में, क्योंकि क्या हो रहा है, रोज बच्चों से मैं इतनी सारी क्लासेस लेते रहता हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन आ गई है। तो वंस एंड फॉर ऑल आपको आज का एक्चुअल स्टेटस बता देता हूं, इसके अलावा तो सब कही सुनी बातें हैं। 125 कैंडिडेट वैक्सीन्स आर प्री क्लिनिकल। अभी वो केवल पशुओं को देके देखा गया है कि इम्यून रिस्पॉन्स आता भी है कि नहीं। 7 आर इन फेज 1 सेफ्टी ट्रायल, बहुत कम लोगों को दिया गया है। 7 आर इन फेज 2 ट्रायल, सैकड़ों लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में दिया गया है। ओनली 1 वैक्सीन इज इन फेज 3 लार्ज स्केल एफिकेसी ट्रायल। हजारों को देखकर ये वैक्सीन देकर ये चेक किया जा रहा है उनमें से कितने इफेक्ट होते हैं, कंपेयर टू दोस जिनको प्लेसिबो दिया जाता है। तो आपको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मेथड अभिजीत बनर्जी एस्थर डुफ्लो वाला मालूम ही है, क्या है बता दो हमको, आरसीटी। और 0 अभी अप्रूव हुई हैं। आप देख रहे हैं कितना समय लगता है। इसीलिए कहते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च के पहले पक्की वैक्सीन तो आएगी नहीं। तो इसलिए अभी खुद को बचाना ही एकमात्र रास्ता है। आई होप आपको इसमें बहुत अच्छा एक इंसाइट मिला। मैं कोशिश करूंगा ये ट्रैकर समय समय पर आप तक लाता रहूं। तो जब आप अखबारों में ये पढ़ते हैं ना कि 130 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, तो मन में एक भ्रम बन जाता है कि हाँ बहुत जल्दी 15-20 वैक्सीन। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, टीके बनने में बहुत समय लगता है, क्योंकि हेल्दी लोगों को दिया जाना है। वंडर हो जाएगा अगर गलत चीज बन गई, क्योंकि उसमें तो वर्म्स होते हैं। आई मीन यू हैव द पैथोजेंस इन इट, तो आप सावधान। वो दवाइयां बीमार लोगों को दी जाती हैं। अभी कोई पक्की दवाई भी वैसी नहीं आई है, आज नहीं तो कल तो आएगी, लेकिन उसके पहले दिस वायरस इज एक्सट्रैक्टिंग अ मैसिव टोल फ्रॉम ह्यूमैनिटी। मेरा अगला सवाल नोट करें, कमेंट ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट अगेन नोवेल कोरोना वायरस। प्यारे दोस्तों, अब हम थोड़ा डिटेल लुक लेंगे एफडीआई और कोविड पर। आज हमने आपको फॉरेन एक्सचेंज पर काफी कुछ बताया। अब हमारे पास ये बहुत अच्छी रिपोर्ट भी है कि भारत में फिलहाल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मेरा अगला सवाल पहले ही नोट कर लो। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एंड एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के बीच का अंतर बताइए। जो वॉलंटियर क्वेश्चन कंपाइल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इसमें आपको ये अलग अलग चार्ट्स दिखेंगे, एक बहुत अच्छा इंसाइट आपको मिल जाएगा। और उसके ठीक बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का मैं पिछले कुछ क्वार्टर का आपको पूरी कहानी भी लगे हाथों दिखा दूंगा, ताकि आप इस फाइनेंशियल इकोनॉमी को उस रियल इकोनॉमी के साथ कंपेयर भी कर लें। ठीक है जनाब। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एफडीआई इनफ्लोज रिवाइव इन फाइनेंशियल ईयर 20, तो $50 अरब का एफडीआई 2019-20 में आया। ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जा सकता है, क्योंकि ये फिगर अभी तक का हाईएस्ट फिगर रहा है। दुर्भाग्यवश
जीडीपी लगातार गिरता चला गया है। तो ये डिस्कनेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। समझ में आया आपको? तो एक और, मोदी सरकार में 50 अरब डॉलर का एफडीआई एक साल में आया, लेकिन उस चीज से गर्मजोशी इसलिए पैदा नहीं हो रही है अर्थव्यवस्था में क्योंकि जीडीपी 8 क्वार्टर से लगातार पॉजिटिव जो ग्रोथ रेट जीडीपी का है वो गिरता जा रहा है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसका ग्रोथ रेट में रिसेशन आई है। ग्रोथ रेट में रिसेशन, समझ में आया? और नौकरियां उस हिसाब से बन नहीं रही, इसलिए लोग इसके साथ खुद को लिंक करके देख ही नहीं पाए। तो ये एक अचीवमेंट की सेलिंग उस हिसाब से केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज बन के रह गई। हालांकि एफडीआई इनफ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भारत में पिछले 12 सालों में 2% से कम ही रहा है। ये इसके आगे जा ही नहीं पा रहा है। डिस्पाइट सम डेज ऑफ लॉकडाउन, एफडीआई डिड नॉट डिसअपॉइंट इन मार्च। तो ये पूरा मंथली पिछले फाइनेंशियल ईयर की कहानी आपके सामने है और 2018-19 की कहानी भी आपके सामने है, 2019-20 की भी है। आप कंपेयर करके मंथली देख सकते हैं। भारत ग्लोबल रैंकिंग में 8वें नंबर पर है दोस्तों। तो आप देखेंगे अमेरिका, चाइना, सिंगापुर, ब्राजील, यूके, हांगकांग, फ्रांस, इंडिया, कनाडा, जर्मनी, यहां एफडीआई कैसे आता है। तो अब आप में से कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि यूएस में भी एफडीआई आता है, चाइना में भी एफडीआई आता है। क्यों नहीं आएगा? हर कंट्री को इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसा थोड़ी कि अमेरिका ही दूसरी जगह इन्वेस्ट करता है। तो अमेरिका दुनिया में एफडीआई का सबसे बड़ा रिसिपिएंट देश है। 250 अरब डॉलर हर साल मिलते हैं। चाइना को 140 अरब डॉलर मिलते हैं और अमेरिका के एफडीआई में सबसे बड़ा हाथ चाइना का भी है, जो पिछले कुछ सालों में अब कम हो गया है। तो ये फैक्टर बड़े यूजफुल हैं। आई होप आपको ये याद रहेंगे और एग्जाम्स में काम भी आएंगे। और इंडिया मॉरिशस ट्रीटी होने के बाद अब सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई का फ्लो आ रहा है। एफडीआई की एक काफी बड़ी बुराई जो होती है भारत में वो ये होती है कि इसमें बहुत सारा करप्शन हो सकता है इन्वॉल्व हो, जिसको राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स कहा जाता है। तो मेरा अगला सवाल, व्हाट इज राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स विच इज एन एलिगेशन पर्टेनिंग टू करप्शन इन एफडीआई फिगर्स? और किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है पिछले कुछ सालों में? सर्विसेज सेक्टर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, टेलीकॉम में, ट्रेडिंग में। तो ये है कहानी भारत में एफडीआई की। मजा आया आपको देखकर? काफी अच्छे इंसाइट मिल रहे हैं दोस्तों। अब वो एफडीआई की कहानी है, लेकिन आप और हम एफडीआई की दुनिया में तो जीते नहीं, हम तो रियल इकोनॉमी में जीते हैं। तो वहां क्या हो रहा है? ये है पिछले 12 सालों के जीडीपी के आंकड़े। फाइनेंशियल ईयर 2009 में 3.1% था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी। उसके अगले साल 7.9, फिर 8.5, फिर धड़ाम से गिरा 5.2, 5.5, सरकार बदल गई। फाइनेंशियल ईयर 14 से कहानी शुरू करेंगे, 6.4, 7.4, 8, 8.3। दुर्भाग्यवश उसके बाद जो गिरा 7, 6.1, 4.2 और पिछले 8 क्वार्टर से हालत देखिए, एक कंटिन्यूस सेक्युलर स्टैग्नेशन आ चुका है। ये तो अब कोई डाउट कर ही नहीं सकता। और बहुत बहुत बुरी किस्मत रही कि कोविड इसी साल आना था, मतलब रिकवरी का चांस ही उड़ गया। तो ये कुछ क्वार्टर आगे खिसक गया है। इन्वेस्टमेंट की हालत, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की देखेंगे, फिक्स इन्वेस्टमेंट की माइनस में चली गई। कॉन्ट्रैक्शन सीरियस है और इन्वेस्टमेंट जो इसको उठा सकता है, डिमांड जो उठा सकती है, दोनों गिरे हुए हैं। सरकार ने पिछले साल कॉर्पोरेट को 1,40,000 करोड़ का टैक्स में छूट दिया। उसका नेट नतीजा ये हुआ कि उनके इन्वेस्टमेंट माइनस में चले गए। तो वो पूरी की पूरी स्कीम फेल हो गई। तो सरकार आज ये कह सकती है, मैं सरकार की तरफ से बोल रहा हूं, कि वी हैव ऑलरेडी गिवन यू 1,40,000 करोड़ स्टिमुलस, या तो आप वो पैसा हमको वापस कर दो अगर आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना था। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये। तो हमारा अगला सवाल नोट करेंगे दोस्तों, व्हाई डिड द कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट did not pick up despite a huge push in terms of corporate tax rate cut? आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब इकोनॉमी पे इतनी सारी बातें हुई तो लगे हाथों हमने सोचा बैंकिंग सेक्टर को भी थोड़ा सा देख ही लें। तो एक और हमने बात की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, फिर बात की एफडीआई में क्या स्थिति चल रही है, फिर बात की रियल इकोनॉमी में क्या हो रहा है। अब एक ही चीज बचती है, बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये आंकड़ा अगर आप बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे, तो द वोज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर रिफ्लेक्ट द वोज ऑफ द रियल इकोनॉमी। तो जो हमारी वास्तविक अर्थव्यवस्था है उसमें जितना संकट है वो वैसा का वैसा बैंकिंग सेक्टर में दिख रहा है। क्रेडिट ग्रोथ बहुत कम हो गई है और एनपीए इस साल तेजी से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो ये बड़ा माइक्रो लेवल का एक बहुत शानदार एनालिसिस है कि व्हाई द बैंक्स आर रियली नॉट एबल टू पुश द क्रेडिट द वे दे वुड हैव परहैप्स लाइक्ड टू। तो मेरा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाई इज इट फियर दैट द एनपीएस ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर विल शूट अप इन 2020-21? तो पैरेलल में फाइनेंस मिनिस्टर इस बात का पूरा प्रयास कर रही हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो अलग अलग स्कीमें अनाउंस हुई थी
खास तौर पर ECLGS स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, 3 लाख करोड़ की MSMEs को, वो कम से कम आगे बढ़े तो सही। लेकिन सच्चाई ये है कि द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड NBFCs हाथ रोक के बैठे हैं। वो NBFCs MSMEs को पैसा उस हिसाब से दे ही नहीं रहे जो सरकार ने सोचा, जबकि सरकार ने पूरा बैकस्टॉप दिया 100% सोवरेन गारंटी है इन लोन्स पे। बट अनफॉर्चुनेटली ये FIs ऑफ बैंक्स ये पैसा आगे उस स्पीड से नहीं दे रहे हैं जो देना चाहिए। अल्टीमेटली देंगे, लेकिन द स्पीड इज वेरी वेरी लो एज ऑन डेट। तो ये है पूरी कहानी हम जब बात करते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, why is it taking a lot of time for the guaranteed 3 lakh crore credit to be pushed to MSMEs? दोस्तों बड़ी भयानक खबर है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये रहा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व का लोकेशन। तो असम के एक्सट्रीम ईस्ट में स्थित डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में एक ऑयल एंड गैस वेल में से पहले तो 15 दिनों तक गैस बहुत तेजी से लीक होती रही और 13 दिन के बाद अचानक से उसमें आग लग गई। ये तो लगनी ही थी, इस तरह के जो मैसिव लीक्स होते हैं उनमें से आग लगना तो मतलब 100% सर्टन ही मान लीजिए। इससे इस पूरे क्षेत्र की वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट पर इतना घातक असर आने वाला है, मतलब हजारों हजारों इसमें साफ हो जाएंगे, क्योंकि वो तो जहरीली गैस है और अब उसमें आग लग गई है तो अब गाढ़ा काला धुआं निकल रहा है। इसके पहले सिर्फ गैस निकल रही थी, उससे भी मर रहे थे, अब तो आग ही लग चुकी है और इसको दबाने में 2-3-4 हफ्ते कम से कम लगेंगे। तो दोस्तों ये जो बाघजन गैस वेल इन असम है, फाइनली इसने आग पकड़ ली, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के पास है। और ये एक चेतावनी है भविष्य के लिए कि हमारे नेशनल पार्क्स के आसपास अगर हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अनुमति देंगे तो हमें इस तरह के नतीजों के लिए तैयार रहना होगा। बहुत बहुत सोचने वाली बात है। और ये ऑयल इंडिया लिमिटेड जो भारत सरकार की PSU है, ये उसका ऑयल वेल था। बहुत भीषण संकट है, इट्स अ ह्यूज एनवायरमेंटल डिजास्टर। समझ में आया? तो प्यारे दोस्तों हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट व्हाइल ग्रांटिंग ग्रीन क्लियरेंसेस टू प्रोजेक्ट्स इनसाइड नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया? और इसके खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई है। हाउ स्टेट्स हैव फेयर्ड ऑन द फूड स्कीम? अब आपको पता है कि जब कोविड शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण योजना घोषित की थी। उसमें सरकार ने यह कहा था कि जो जो तुम्हारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में PDS के एंटाइटलमेंट हैं उसको हम मैच करेंगे फूड एंटाइटलमेंट को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी। तो पूरे भारत में ये ओपन कर दी गई। अब सर्वे का टाइम आ गया, क्योंकि 3 महीने के लिए थी ना, अप्रैल मई जून, और अब तो डिमांड ये भी आ रही है कि जुलाई अगस्त सितंबर में स्कीम को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो भुखमरी की स्थिति आ जाएगी बहुत सारे राज्यों में। और भारत के पूर्वी राज्यों में, झारखंड हुआ, बिहार हुआ इत्यादि, वहां तो कोविड अभी पूरी ताकत से फैला ही नहीं है, दे आर द पूरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो वहां हालात बहुत बिगड़ेंगे अगर ये एक्स्ट्रा आवंटन नहीं है, और ऊपर से मॉनसून विच इज ट्रेडिशनली अ वेरी वीक टाइम फॉर पीपल एज फार एज फूड सिक्योरिटी इज कंसर्न। तो अब जब इसका एनालिसिस किया गया है तो ये पता चला कि ये जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन आवंटन इक्वल टू द NFSA अलॉटमेंट था, बहुत पैची रहा है परफॉर्मेंस अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस स्टेट्स। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम हैज बीन वेरी पैची एंड वेरी वेरी अनइवन। बात समझ में आई आपको? सारे स्टेट्स उसको सही ढंग से उस हिसाब से नहीं कर पाए जो कि केंद्र सरकार की तरफ से आया हुआ आवंटन था। तो कई बार केंद्र की तरफ से हरी झंडी मिलने के बावजूद स्टेट्स एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की नीयत खराब है, गवर्नेंस के चैलेंजेस बड़े भयंकर होते हैं ग्राउंड लेवल पे। दोस्तों अब जब इसकी बात हो ही रही है तो आपको एक और चीज हम बताते हैं। बहुत सारे राज्यों ने, खासतौर पर गरीब राज्यों ने, केंद्र से क्या मदद मांगी? राज्यों ने केंद्र से ये मदद मांगी कि भाई हमें आप FRBM में लिमिट डिले वो कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, और जो हमारी मार्केट बोरोइंग्स है हमको ज़्यादा लेने दीजिए एज अ परसेंटेज ऑफ अ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो केंद्र ने रिलैक्स कर दी FRBM की, इतने परसेंटेज तक आप और ले सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। अनफॉर्चुनेटली सेंटर ने उसके साथ शर्तें लगा दी कि आप ये रिफॉर्म लाओ, वो लाओ, तो वो काफ़ी ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला है। आई थॉट आपको ये पूरा पर्सपेक्टिव एक बार दे दूं। मेरा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाट आर द काइंड ऑफ गवर्नेंस चैलेंजेस ऑन द ग्राउंड दैट प्रिक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स इफेक्टिवली डूइंग व्हाट द सेंटर एक्सपेक्ट्स देम टू डू? अब राज्यों का ग्रुपिंग देखो, हाई प्रोक्योरमेंट हाई डिस्ट्रीब्यूशन, लो प्रोक्योरमेंट हाई डिस्ट्रीब्यूशन, हाई प्रोक्योरमेंट लो डिस्ट्रीब्यूशन, लो प्रोक्योरमेंट लो डिस्ट्रीब्यूशन, हाई प्रोक्योरमेंट कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हर तरह का है। तो भारत अपने आप में सब कॉन्टिनेंट ऐसी थोड़ी कहलाता है,
और भारत को सही ढंग से प्रशासित करने का केवल एक तरीका, और वो है कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पूरी तरह से विकेंद्रीकृत सहकारी संघवाद। उसके बिना भारत को ऑप्टिमली मैनेज किया ही नहीं जा सकता। इतना व्यापक और इतना बड़ा सिस्टम है कि अगर आपको वाकई संविधान सम्मत तरीके से चलाना है तो डिसेंट्रलाइज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द की। ये बात सब समझते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें अभी क्रियान्वयन में काफी समय लगेगा। हमारा अगला सवाल नोट करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दोस्तों बड़ी अजब गजब खबर है। एक और हम बोल रहे हैं कि एमएसएमई की मदद करो, 3 लाख करोड़ का उनको लोन दे दो, ये कर दो वो कर दो। दूसरी ओर जो एमएसएमई के हक का पैसा है, जो उन्होंने सरकारों को माल सप्लाई किया, सरकार समाधान पोर्टल पर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, नितिन गडकरी इज द मिनिस्टर, कहती है कि 13,000 करोड़ रुपए हमें देने इन लोगों को, एमएसएमई को पूरे भारत में। एमएसएमई कहते हैं कि हमने पोर्टल से सब इकट्ठा करके डेटा देखा तो मिनिमम 2 से 3 लाख करोड़ के बीच में ड्यूज हैं हमारे। अब ये एक इतनी अजीब परिस्थिति है कि कहीं दोस्तों इस तरह से कोई 15 से 30 गुना फर्क होता है क्या, 15 से 20 गुना, लेकिन है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ठीक करने की बहुत जरूरत है। सरकारें बोल रही हैं, सेंट्रल स्टेट पीएसयूज की, हमें तो 13,000 करोड़ ही देना है, 12,500 करोड़। और एमएसएमईज बोल रहे हैं कि समाधान पोर्टल का डेटा जोड़ लो, 2 से 3 लाख करोड़ के बीच में कहीं अगर हमको हमारा पैसा ही मिल जाए तो हमको ये लोन ही नहीं लेना पड़ेगा, जिसकी मैंने अभी बात की थी। तो अजब गजब स्थिति है और ये नंबर आपके सामने हैं सारे। तो कम से कम डेटा ऑथेंटिसिटी तो कहीं हो, बट ठीक है, समय के साथ ये भी सुधरेगा। हमारा अगला सवाल नोट करें, वाई आर ह्यूज इनएक्यूरेसीज एंड डिस्क्रिपेंसीज एग्जिस्टिंग बिटवीन द क्लेम्स ऑफ ड्यूज एज फार एज एमएसएमईज आर कंसर्न्ड। प्यारे दोस्तों, भारत सरकार को यह समझ में आ गया है कि यहां से आगे कोरोना वायरस की लड़ाई में आपको वो सिविल सर्वेंट जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है, उन्हें इस लड़ाई की फ्रंट लाइन पर उतारना पड़ेगा। तो भारत अपना सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार कर रहा है। यूनियन गवर्नमेंट हैज मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द सिविल सर्विस ऑफिसर्स जो मेडिकल फील्ड के हैं, और उनको फ्रंट लाइन हॉस्पिटल में अब ले जाया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस का स्प्रेड यहां से अब एक बहुत खतरनाक फेज में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब यू हैव टू फायर ऑन ऑल सिलेंडर्स। आप जानते हैं दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से डेली जो नंबर आ रहा है इन्फेक्शन का, 9,995, 9,878, 9,973, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि 10,000 के नीचे रखो नीचे रखो। ऐसे फिगर्स हम भी समझते हैं कि एक्चुअल फिगर्स शायद इससे ज्यादा ही होते होंगे। तो अब सरकार कोशिश कर रही है कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में सिविल सर्वेंट्स को उतारा जाएगा। तो भैया बधाई हो, देश के लिए अब कुछ करने का समय आया है। बहुत अच्छे से कीजिए, सुरक्षित रहिए, कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन देश को वाकई में अब आपकी जरूरत है। दोस्तों, आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हो तो कंट्रीब्यूट करते चलें। भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि काफी कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स अलग अलग जगह से आ रही है। गलवान क्षेत्र में आपको पता ही है, चीन बहुत आगे तक घुस आया है। अब कह रहे हैं कि पार्शियल डिसएंगेजमेंट धीरे धीरे हो रहा है। तो ये कहानी तो अगले 30 दिनों तक चलने वाली है और धीरे धीरे ही ये खत्म होगी। बात समझ में आया? भारत ये कह रहा है कि स्टेटस को एंटे, यानी कि ये झगड़ा शुरू होने के पहले की यथास्थिति जल्दी से जल्दी बरकरार करो। एलएसी से पीएलए पूरी तरह पीछे हटे, लेकिन क्योंकि एलएसी हमारा पूरी तरह से एम्बिगुअस से ऊपर से नीचे तक वो चाइना के फेवर में बात जाती, वो तो चाहता है कि वो एम्बिगुअस रहे। इसलिए भारत को कहीं ना कहीं जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर एक फाइनल साथ में बैठ के वॉट एवर वे इज टू बी यूज खत्म कर लेना चाहिए। अदरवाइज हम इन चीजों में उलझ के रह जाएंगे। अभी हम इसमें फिलहाल तो बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑन द एलएसी। आईएएस एकेडमी के कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़िए, एनरोल कीजिए। फैंटास्टिक प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फॉर यू। हिमालय पांचाल उदयपुर से बहुत प्यारा टेस्टिमोनियल आपने लिखा है, चश्मा भी बड़ा प्यारा पहना हुआ है। आप हमारे साथ 2 साल से जुड़े हुए हैं और आपने बहुत सारे सेशंस हमारे अटेंड किए, बहुत फायदा हुआ। आप अलग अलग प्री की एग्जाम्स भी क्लियर करते हैं, कहीं ना कहीं मेंस के लेवल पर अटक जाते हैं, लेकिन इस बार आप अवश्य निकलेंगे हिमालय जी, और आपकी तरक्की हिमालय जितनी ऊंची और विशाल हो, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। बाकी बच्चे भी कृपया टेस्टिमोनियल जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल कल परसों में लेने वाला हूं। मेंबरशिप आज के आज ले लीजिए यूट्यूब पर, अच्छा लगेगा। और तपस्या की सीरीज में इंडिया नेपाल का सेशन देखा कि नहीं दोस्तों, ये 500 पेज का पीडीएफ है, इसकी लिंक मैंने नीचे दिया, आप परचेज कर सकते हैं। लैपटॉप और पीसी पर पढ़ने के लिए सरकारी स्कीमों का बढ़िया कंपाइलेशन। जो लोग हमारे साथ
डेली हमारे डाइजेस्ट में जुड़े हुए हैं। आपको इन सभी एडिटोरियल्स के लिंक्स भी हमने भेजी है, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत प्यारे प्यारे एडिट्स हैं। तो आज के सेशन 54 में इतना ही। बहुत जल्द सेशन 55 के साथ हम फिर हाजिर होंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।